Welcome back, students. Today we are going to discuss an important topic that is sources of law. Uh, at least it is a question which confront to the students of not only to the students of political science, even to the students of all other related fields. So this is very important question. Let's start. Sources of law. So first of all, we would like to classify the law as Salmon in English jurist is classified into the two categories. The first one is formal sources of law and the material sources of. Informal sources of law there are sources from which laws derive its force and validity. A law enacted by the state or sovereign falls into this यानी जो sovereign या रियासत जिसको connect करती है तो वो formal sources of law है और material sources of law क्या हैं it refers to the material of law in simple word it is all about the matter where the laws are derived customs fall in this category of law customs ठीक है जी so however, if we look around and examine the contemporary legal systems, it may be seen that most legal systems are based on legislation वगैरह भी होती हैं. At the same time, it is equally true that sometimes customs play a significant role. और बाज़ ममालिक में तो बहुत ज़्यादा इसका रोल है, डोमिनेंट रोल बन जाता है. शुरू में तो ये तमाम ममालिक में ही है. इसको आगे डिस्कस भी करेंगे सम ऑफ द लीगल सिस्टम कोर्ट डिसीजंस आर बाइंडिंग एज लॉ सो कस्टम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और लेजिस्लेशन वगैरह ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ यानी रवाज क्या है कस्टम्स क्या है यानी और ये एक अर्लीस्ट सोर्स है बहुत ही पुराना है यानी कस्टम्स कस्टम होती क्या है कस्टम लोगों की आदत होती हैं ठीक है जो के जनरेशन टू जनरेशन जिनको वो हैंडल होती रहती हैं और उनकी ट्रेडिशन बन जाती है क्लियर होगी बात अब मैं पढ़ता हूँ आपके accustomed to be valid must be observed continuously ठीक है लगातार उसको मुसलसल हो रहा होता है for a very long time और ज्यादा टाइम के लिए होता है without any interruption ठीक होगी बात so further a practice must be supported not only for a very long time but it must also be supported by the opinion of the general public and morality यानी एक खास फिरका नहीं बल्कि तमाम ठीक है जी every custom need to become a law अच्छा custom can simply be explained as those long established practices हैं और unwritten rules हैं which have acquired binding or obligatory हैं character हैं and ancient societies custom was considered as one of the most important sources of law. So in fact, it was considered as the real source of law hai. With the passage of time and the advent of modern civilization, the importance of customs as a source of law diminished. यानी मॉडर्न जो सिविलाइजेशन के आने से कस्टम की अहमियत कम हो गई और बाकी जो हैं वो ज़्यादा ऊपर आए तो कस्टम इज अ सोर्स ऑफ लॉ डिमिनिश्ड हुआ एंड अदर सोर्सेज सच एज जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और लेजिस्लेशन ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई ठीक है जी तो कस्टम के बारे में फिर देखते हैं कि कस्टम को क्यों कैन कस्टम बी लॉ क्या कस्टम लॉ बन सकता है यस देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट कस्टम इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ ब्रॉडली देयर आर टू व्यूज व्हिच प्रिवेल रिगार्डिंग वेदर कस्टम इज लॉ ऑस्टन कहता है कि ऑस्टन अपोज्ड कस्टम एज लॉ बिकॉज इट डिड नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द विल ऑफ द सॉवरेन यानी वो कहता है कि कस्टम सॉवरेन की विल नहीं है इसलिए वो लॉ नहीं है लेकिन सेविग्नी कहता है कि कस्टम जो है वो मेन सोर्स ऑफ लॉ है अकॉर्डिंग टू हिम द रियल सोर्स ऑफ लॉ इज द विल ऑफ द पीपल एंड नॉट द विल ऑफ द सॉवरेन ठीक होगी दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं always been reflected in the custom and traditions of society custom is hence a main source of law सप्तपदी इंडिया की एक मशहूर वो है एक रवायत है कस्टम है कि वो शादी के हवाले से 7 स्टेप लिए जाते हैं और आग के गिर्द चक्र लगाए जाते हैं मंगलसूत्र पहनाने के बाद या पढ़ लें देख भी लें और लीफायर के गिर्द और जिसको सप्तपदी कहा जाता है पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि कस्टम लॉ का हिस्सा बनी हुई हैं और इसी तरह से रिलेटेड और कंट्रीज हैं जहाँ पर कस्टम्स के एक ही एरिया को हम ये है कि सोर्स को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे बाकी सोर्सेज को भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में ठीक है जी दूसरे को हम देखते हैं रिलीजन मजहब ठीक है जी मजहब क्या है मजहब रिलीजन मैजिक और सुपरस्टिशंस ये बड़े ओल्ड किस्म के सोर्सेज हैं मैंने 3 नाम लिए रिलीजन मैजिक और सुपरस्टिशन ये बड़े ओल्ड सोर्सेज हैं लॉ के
पुराने वक्तों में तो लोग इनको अडॉप्ट करते थे, इनको अपना डिवाइन ओरिजिन पर जिस तरह बिलीव करते थे, तो डिवाइन लॉ का तासर वहीं से आपके यहाँ आता है। वो कहते थे कि अगर इनकी आप डिसोबीडियंस करेंगे तो आपको डिवाइन की तरफ से सज़ा मिलेगी और इसी तरह से करते-करते ये लॉ का ऐसा बन गए और जिस तरह के मुसलमानों के यहाँ शरिया या शरीयत जो कि कुरान और हदीस से डिराइव की जाती है और इसी तरह से हिंदुओं का धर्मा और शास्त्रास वगैरह से लिया जाता है। मैं यहाँ आपके लिए पढ़ लेता हूँ कि इन द प्रिमिटिव कम्युनिटी रिलीजन played a decisive role in the framing of large religion served as the basis of the law in the most of the countries. Woodrow Wilson point out key in this regard indeed the early law of Rome was little more than a body of technical religious rules, a system of means for obtaining religious rights through the proper carrying out of the certain religious formulas. The origin of Hindu law, जो मैंने जिक्र कर भी दिया, ये प्रमलगेट हुआ और उससे जैसे मुसलमानों का मोहम्मदन लॉ, जिस तरह मैंने कहा शरीयत शरीहा जो कि कुरान और हदीस से ड्राइव किया जाता है और हिंदुओं का धर्मा और शास्त्रार्थ से किया जाता है। ठीक है जी, रिलीजन। इसके बाद आ जाते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की तरफ, वो भी एक ज़बरदस्त हैं, सोर्स हैं। जुडिशियल डिसीजन यानी जजेस जो हैं वो उनका प्राइमरीली कंसर्न एडजुडिकेशन और सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट से होता है, जो एग्जिस्टेंस लॉ के हवाले से वो कर रहे होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे आ जाता है कि वो उसको फुली वो नहीं कर रहे होते, तो जजेस इंटरप्रेट करते हैं और एक नया-सा उसमें लेकर आ जाते हैं। इसको जज मेड लॉ भी कहा जाता है। जुडिशियल प्रेसिडेंट इज़ अ सोर्स ऑफ लॉ, सो इन वर्ड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स यानी उनकी बात कही हुई एक मिसाली बात बन जाती है, जो कि छोटी कोर्ट्स के लिए यानी सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट की जो है वो लोअर कोर्ट के लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो जाती है, जिसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, ये इट इज़ नाइदर एज मॉडर्न एज लेजिस्लेशन नॉर इट इज़ एज ओल्ड एज कस्टम्स। इतना पुराना भी नहीं है और इतना नया भी नहीं है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम और ज़्यादा अहमियत इख्तियार की है इसने। केस लॉज वगैरह भी मिलते हैं और जज इसमें गाइड होते रहते हैं एग्जिस्टेंस लॉ की हवाले से, जिसको वो इंटरप्रेट करते रहते हैं, सिमिलर और एक्सटेंड करते रहते हैं आइडेंटिकल केसेस में, इसको फिर बाद में फॉलो किया जाता है और लेजिस्लेटिव एक्ट्स के लिए भी इनके फैसलों को लिया जाता है। जुडिशियल पावर जो है वो सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट में बड़ी अहमियत की हामिल है। ठीक है जी, आगे जुडिशियल प्रेसिडेंट एज सोर्स ऑफ लॉ, फिर डेवलप्ड स्टेट्स में इसकी बड़ी ज़बरदस्त अहमियत है। Judiciary is considered to be an important organ of the state in modern societies. Rights are generally conferred on the citizen by legislation, and the main function of the judiciary is to adjudicate upon these rights. ठीक है जी? So the judges decide those matters on the basis of the legislation and prevailing customs, but while doing so, they also play a creative role. यानी वो judge made law जिसकी मैंने बात की थी, by interpreting the law. So by this exercise, they lay down new principle लेकर आते हैं, rules लेकर आते हैं, which generally binding on lower courts within a legal systems. ठीक है जी, केस लॉज, प्रेसिडेंट्स ऑफ केस लॉज या जज मेड लॉज, उन डिसीजंस को कहा जाता है। अच्छा जी, लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन मोस्ट मॉडर्न है, मोस्ट मॉडर्न चीज है और तकरीबन तकरीबन इसको तमाम डेवलप्ड स्टेट्स में जो है वो ये राइज है। इसे देख लेते हैं। मॉडर्न टाइम लेजिस्लेशन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। द टर्म लेजिस्लेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेगस व्हिच मींस लॉ, और लैटम का मतलब ये है कि टू मेक और सेट। तो फिर क्या मतलब हुआ? लेजिस्लेशन का मतलब हुआ मेकिंग ऑफ लॉ। लेजिस मींस लॉ और लैटम मींस टू मेक। ठीक है, मेकिंग ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन मीन मेकिंग ऑफ लॉ। तो लेजिस्लेचर क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है किसी भी जगह पर। सो मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ जगहों में, जैसे कि अमेरिका में कोई और नाम है, तो हिंदुस्तान में कोई और है, और पाकिस्तान में कोई और है, और बरतानिया में कोई और होगा। सो the importance of legislation as a source of law can be measured from the fact that it is backed by the authority of the sovereign and it is directly enacted and recognized by the state. The expression legislation has been used in various sciences. It includes every method of lawmaking. In the strict sense, it means law enacted by the sovereign or any other person or institution authorized by him. ये तो हो गया legislation as a source of law.
आगे जाते हैं हम इक्विटी की तरफ। इक्विटी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है लॉ के हवाले से। इक्विटी another important source of law, that is equity. In the words of Sir D. Man कहता है कि any body of rules existing by the side of the original civil law, founded on distinct principles and claiming incidentally to supervise the civil law in virtue of a superior sanctity inherent in those principles. It is an informal method of making of new law. Equity, ठीक है जी, और altering the old laws depending on the intrinsic fairness or equality of the treatment. इक्विटी का मतलब ये होता है ना कि इक्विटी मीन जस्टिस और फेयरनेस। तो लॉ में क्या है कि इट मीन्स द पावर ऑफ जज टू डिसाइड अ केस अकॉर्डिंग टू हिज सेंस ऑफ जस्टिस या फेयरनेस, यानी जज अपनी अपनी उससे फैसला करता है। जज एडमिनिस्ट्रेट लॉ और डिस्पेंसेस लीगल जस्टिस एंड इज डिसाइड्स केसेस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, पर फैसला करता है। बट देयर आर थ्री ओकेजन्स व्हेन अ जज हैज़ टू डिसाइड। वो 3 मौके हैं जिस पर वो करता है कि जब उसको मुश्किल नज़र आए, जब एम्बिग्विटी हो तो। एज़ एवरीबॉडी नोज़ द फंक्शन ऑफ द जज इज़ टू इंटरप्रेट लॉ एंड administer judge, but many times law do not fit in every case, ठीक है जी। So in the case where laws do not fit in, or when laws are ambiguous, principles of equity are applied and cases are decided according to common sense and fairness, जिस पर जज वो उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है जी। सो साइंटिफिक कमेंट्रीज का बड़ा तहलक है। साइंटिफिक कमेंट्रीज reputed jurists की, great writers की on law also became the sources of law, ठीक है जी। So scientific commentaries are another source of the scientific commentator by collecting, comparing and logically arranging legal principles, custom decisions and laws, lay down guiding principles for possible cases. He shows the omission and deduces principle to govern them. He provides the basis for new law, not the new law itself. ठीक है जी। So at first when the commentary appears, it is used only as an argument to convince, but later on when its authority is recognized, it becomes more authoritative than judicial decision. So the opinion of learned writers, जैसे फ्राइडे ने कहा है कि have been often accepted as correct law in England. For instance, the opinions of the Koch and Blackstone in America of Story and Story and Kant की इंडिया में, विग्नोस्ट्रा और अपास्ट्रा की। तो ये मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ उनकी कम्युनिटीज़ बड़ी अहमियत की आमद होती हैं और सोर्स ऑफ लॉ भी हैं। लेजिस्लेचर ये बहुत ही मॉडर्न है। लेजिस्लेचर का काम ही है, मैं पीछे डिस्कस भी कर चुका हूँ, लेजिस्लेशन इसका काम होता है। और जिस तरह के कस्टम, रिलीजन और दूसरी चीज़ें अपनी जगह पर अहमियत रखती हैं, लेकिन अब वो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में उनकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है, जबकि ये बड़ी अहमियत की हमल है। हैंस जो है वो लेजिस्लेचर बड़ी अहमियत की हमल है, और इसमें लॉ मेकिंग बॉडी है जो कि लीगल सॉवरेन होती है, और वो फैसला साजी उसमें कानून साजी करती है। और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स में इससे इसकी अहमियत लेजिस्लेचर की ओर बढ़ जाती है। और इसी तरह से जो भी लॉ वो बना रही होती हैं वो कोड ऑफ लॉज बन जाते हैं और मॉडर्न स्टेट्स में ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। Even customs or religious laws are incorporated into the legislative enactments of laws. The laws made by the legislature are called statutes. So legislature की अहमियत बहुत ज़्यादा है एक सोर्स के तौर पर। तो आज के लेक्चर में हमने सोर्सेज ऑफ लॉ के हवाले से डिस्कशन की है। होप you have understand today's discussion very well. You can add many more by searching on Google. So it's sufficient for you today. Thank you very much.